नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता इंदिरा हृदयेश पंचतत्व में विलीन हो गई। राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस मौके पर पूर्व सीएम हरीश रावत, प्रदीप टम्टा, बीजेपी नेता यशपाल आर्य, सांसद अजय भट्ट, खटीमा से विधायक पुष्कर धामी भी मौजूद रहे। आज के बाद इंदिरा हृदयेश प्रदेशवासियों के बीच यादों में ही रहेंगी। जिस तरह से उन्होंने आम जनता के मुद्दों को सड़क से सदन तक पहुंचाया, उस लिहाज से उनके निधन से उत्तराखंड को अपूरणीय क्षति हुई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर इंदिरा हृदयेश का पूरे विधि विधान के साथ अंतिम संस्कार उनका किया गया। प्रदेश भर में उनके निधन की खबर के साथ ही शोक का माहौल देखा जा रहा है। इंदिरा हृदयेश का अंतिम संस्कार की तस्वीरें जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी मौजूद रहे, उनके अलावा कई दिग्गज वहां पर मौजूद रहे और सभी ने उन्हें नम आंखों से आखिरी विदाई दी। पंचतत्व में विलीन हुई इंदिरा हृदयेश जिस तरीके से पूरी प्रखरता से तमाम मुद्दों को उठाती आई हैं, खासतौर पर जनता से सरोकार रखने वाले सभी मुद्दों पर उनके अपने विचार होते थे, अपनी आवाज होती थी। ऐसे में उनके निधन के खबर के साथ न सिर्फ राजनीतिक गलियारों में शोक का माहौल है, बल्कि आम जनता के लिए भी बेहद दुखद खबर। इंदिरा हृदयेश को मुखाग्नि दी गई। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पंचतत्व में इंदिरा हृदयेश विलीन हुई, विधि विधान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत मौजूद रहे, तमाम दिग्गज भी वहां पर मौजूद रहे। तो अंतिम संस्कार के दौरान की तस्वीरें। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता इंदिरा हृदयेश पंचतत्व में विलीन हो चुकी हैं और अब आप देखेंगे चित्रशिला घाट रानीबाग में मैं मौजूद हूं और उनके बेटों ने उनको मुखाग्नि दी है और पंचतत्व में विलीन हो चुकी हैं इंदिरा हृदयेश। विकास की देवी के नाम से उनको उत्तराखंड में जाना जाता है और धीरे धीरे आप देख रहे हैं जो बहुत अभी थोड़ी देर पहले ये पूरा जो प्रांगण था वो लोगों की भीड़ यहाँ पर थी और अब धीरे धीरे लोग यहाँ से जाने लगे हैं। तो अब आज के बाद इंदिरा हृदयेश को उनके कामों के लिए याद किया जाएगा, उनके विकास कार्यों के लिए याद किया जाएगा। जैसा कि जितने भी वरिष्ठ नेता यहाँ पर पहुँचे थे, कांग्रेस के हों चाहे भारतीय जनता पार्टी के हों, सभी ने उनको एक बहुत बड़ी नेता बताया और बहुत बड़ी शख्सियत बताया और सभी ने ये कहा कि उनकी कमी उत्तराखंड को हमेशा खलती रहेगी और हम भी अब उन्हें सिर्फ विकास के लिए उनको याद करते रहेंगे। हल्द्वानी से तारा जोशी, इंडिया न्यूज। उत्तराखंड के नेता प्रतिपक्ष दिवंगत इंदिरा हृदयेश को श्रद्धांजलि देने के लिए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत दिल्ली से सीधा हल्द्वानी पहुंचे। मुख्यमंत्री ने इंदिरा हृदयेश के आवास पर उनके पार्थिव शरीर को श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि इंदिरा जी का जाना प्रदेश की राजनीति के लिए अपूरणीय क्षति है। सरकार उनके कामों को आगे बढ़ाएगी। उत्तराखंड में ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी उनका अहम योगदान रहा है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के साथ सांसद अजय भट्ट और कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत, रेखा आर्य, कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय समेत सभी पार्टियों के नेता मौजूद रहे। रानीबाग स्थित चित्रशिला घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। दिवंगत नेता इंदिरा हृदयेश को श्रद्धांजलि देने विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल, कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल और हरक सिंह रावत भी हल्द्वानी पहुंचे। इंदिरा हृदयेश के निधन पर शोक जताते हुए विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि उनकी आकस्मिक मृत्यु पूरे उत्तराखंड के लिए बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि 40 साल से ज्यादा का उनका राजनीतिक करियर रहा और इस दौरान उन्होंने हमेशा दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम किया। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने साथ ही कहा कि इंदिरा हृदयेश को हमेशा उन्होंने अपनी बड़ी दीदी के समान माना है। उन्होंने कहा कि जो महिलाएं राजनीति में आना चाहती हैं, इंदिरा हृदयेश उनके लिए रोल मॉडल थी। वहीं कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि इंदिरा हृदयेश हमेशा हर काम में सहयोग किया करती थीं और उनके अनुभवों से हर नेता को कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिलता है। बीजेपी के खानपुर विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन अपने निजी दौरे पर मसूरी पहुंचे, जहां पर पत्रकारों से वार्ता करते हुए उन्होंने नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस की वरिष्ठ नेता इंदिरा हृदयेश के निधन पर अपना शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इंदिरा हृदयेश के अचानक चले जाने से उत्तराखंड के साथ देश के लोग काफी दुखी हैं। उन्होंने कहा कि इंदिरा हृदयेश प्रेरणा का स्रोत रही, वो मातृ शक्ति का पूरे भारत में ऐसा प्रमाण रही कि बढ़ती उम्र में भी उनके द्वारा युवाओं की तरह उत्तराखंड के विकास को लेकर योगदान दिया गया।
देखिए, वास्तव में बड़ी दुखद घटना है। हमारी प्रेरणा का स्रोत और मातृशक्ति का जो एक ऐसा प्रमाण पूरे भारतवर्ष में आदरणीय इंदिरा गांधी जी रही हैं कि उन्होंने इस उम्र में भी युवाओं जैसी ऊर्जा को रख करके और उत्तराखंड की बहबूद की बेहतराई के लिए हमेशा काम किया है। और जब हम पहली बार विधायक बन के आए 2002 में, अब से लगभग 20 साल पहले, संसदीय कार्य मंत्री थी और कहीं भी कोई बात हमें पूछनी होती थी, हम बेखट के जाते थे। हमें उन्होंने गाइड किया है गार्जियन की तरह। तो बहुत बड़ी एक क्या कहूँ, अपूर्णीय क्षति है उत्तराखंड की, भारत सरकार की और हम सब की अपूर्णीय क्षति है। मैं आदरणीय को अपनी ओर से सादर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। सर, अगर देखिए, वास्तव में बड़ी दुखद घटना है। हमारी प्रेरणा का स्रोत और मातृशक्ति का जो एक ऐसा प्रमाण पूरे भारतवर्ष में आदरणीय इंदिरा गांधी। बाजपुर के पूर्णानंद तिवारी पुस्तकालय में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश के चित्र के सम्मुख पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भगवान से दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान देने की प्रार्थना की। नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश के निधन के बाद प्रदेश भर में शोक का माहौल बना हुआ है, जिसके चलते कांग्रेस जिला अध्यक्ष जितेंद्र शर्मा द्वारा शोक सभा भी आयोजित की गई। और जो दिवंगत आत्मा को श्रद्धा सुमन अर्पित करें। कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी के बावजूद सरकार ने प्रदेश में लागू कोविड कर्फ्यू की अवधि एक और हफ्ते यानी कि 22 जून तक के लिए बढ़ा दी है। वहीं अन्य राज्यों से उत्तराखंड आने वालों के लिए RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट अभी भी अनिवार्य है। कोविड कर्फ्यू में वर्तमान व्यवस्था में कुछ और रियायत भी दी गई है। हफ्ते में 3 दिन बाजार खुलेंगे, मिठाई की दुकानें 5 दिन खुलेंगी। शहरों में विक्रम ऑटो के संचालन की अनुमति दे दी गई है। साथ ही राजस्व न्यायालय खोलने का भी निर्णय लिया गया है। इस समय स्थिति आसान रूप नीचे तो आ रही है, लेकिन इसको एकदम आप इस तरह नहीं कह सकते कि हमने कोविड पे जीत पा ली। व्यापारी भाइयों से भी हमारी अपील है कि थोड़ा परेशानी जरूर होगी, लेकिन ये हफ्ता सबसे महत्वपूर्ण वो हफ्ता होगा और 15 से 22 के बाद संभवतः सरकार अनलॉकडाउन की तरफ आएगी। खबर देहरादून से चारधाम यात्रा को खोला गया है। 15 जून से चारधाम यात्रा को खोला जाएगा। चारधाम यात्रा को 3 जिलों के लिए खोला गया है, जिसमें चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी शामिल हैं, जहां पर चारधाम यात्रा खुलेगी। सभी के लिए RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट होना अनिवार्य होगा। तो कोरोना काल के बीच दूसरी लहर के बाद एक बार फिर से तमाम धार्मिक स्थलों को और तमाम यात्राओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, लेकिन एक बार फिर से चारधाम यात्रा को खोला गया है। हालांकि अभी भी वहां पहुंचने वाले लोगों के लिए RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य होगा। बद्रीनाथ दर्शन के लिए चमोली जनपद के लोगों को RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट के साथ दर्शन की अनुमति दी गई है। इसी तरह रुद्रप्रयाग जनपद के लोगों को केदारनाथ दर्शन की अनुमति RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट के साथ, और इसी तरह से उत्तरकाशी जनपद के निवासियों को गंगोत्री या यमुनोत्री के दर्शन की अनुमति RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट के साथ देने का निर्णय दिया गया। बद्रीनाथ दर्शन के लिए चमोली जनपद के लोगों को RT-PCR नेगेटिव। भाजपा संगठन को ऑक्सीजन देने जनपद उधम सिंह नगर पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ पार्टी द्वारा किए जा रहे कार्यों और योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के निर्देश दिए। साथ ही कोरोना महामारी संकट काल में जनता की मदद करने वाले कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित करने के लिए पार्टी और सरकार मिलकर योजना बना रही है। मदन कौशिक ने कहा कि 6 जुलाई से पार्टी कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित करने का काम करेगी। जिलेवार पार्टी सम्मान समारोह का आयोजन करेगी। मदन कौशिक ने काशीपुर के मंडी गेस्ट हाउस में कार्यकर्ताओं की बैठक भी ली, जहां पर जिला अध्यक्ष सहित काशीपुर मेयर और अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। रुड़की के नीलम टॉकीज के पास कोरोना कर्फ्यू का लाभ उठाकर अवैध तरीके से किया जा रहे एक भवन के निर्माण कार्य का भारतीय किसान यूनियन, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेताओं के विरोध के बाद आज पुलिस ने काम को रुकवा दिया है। आपको बता दें कि रुड़की की सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र में नीलम टॉकीज के पास कोरोना कर्फ्यू का लाभ उठाकर अवैध तरीके से एक भवन का निर्माण चल रहा था। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने कई बार इस अवैध निर्माण कार्य को रुकवाया था। सिविल लाइन में एक अवैध निर्माण था, जिस पे लगातार शिकायत भी आ रही थी और हम लोग शिकायत कर भी रहे थे।
10-12 दिन 15 दिन से करते करते हो गए। सारे अधिकारी जो HRD के हैं लगातार गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे, हमें भी, प्लस प्रशासन को भी और प्लस पुलिस को भी। यानी इतना बड़ा भ्रष्टाचार चला, सड़क निर्माण हो रहा है और हमें जानकारी मिली कि नगर विधायक प्रदीप बत्रा इसमें सीधे सीधे इन्वॉल्व है। और मैं भाजपा का इन्वॉल्वमेंट इसलिए साबित कर सकता हूँ कि जो नीलम टाकीज का जो परिसर है वो भाजपा के मंडल अध्यक्ष का है, उसी के परिसर में अवैध निर्माण उसके चाचा द्वारा चलाया जा रहा है और उसमें विधायक का इन्वॉल्वमेंट, और वो कोई आवाज़ नहीं उठा रहे। तो इसका मतलब आप अंदाजा लगा लो कि भ्रष्टाचार इतने चरम पर है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता सत्ता की धौंस दिखाकर केवल अवैध निर्माण, और नुकसान किसका हो रहा है? जो गरीब आदमी अपना 1,000 फुट का 2,000 फुट का मकान बनाता है, उससे रिश्वत ली जाती है। इस सरकार ने इतने मुद्दे लोगों को दे दिए, ये लोग सिर्फ जागड़े की लोगों को उस पर लेकर चलने की जरूरत है। कोई कमी नहीं छोड़ी सरकार ने, लोगों की जेब खाली कर देना और भ्रष्टाचार। आप यही देख लो, सत्ता का दुरुपयोग रुड़की के अंदर जितना ज़्यादा हो रहा है इतना कहीं नहीं। सत्ता के नशे में चूरिए भाजपा के कार्यकर्ता और भाजपा के जो विधायक हैं किस तरह से सरकारी ज़मीन को और खुलेआम सबके, चाहे यहाँ के अधिकारियों, खुलेआम कब्जाने के लिए इसमें लगे हुए हैं। और जिसे भारतीय किसान यूनियन था इसका विरोध करेगी और किसी भी कीमत पर इस जमीन को नहीं कब्जाने देगी सरकार। आज तोड़ने का आपने ऐलान किया था, पुलिस ने क्या आश्वासन फिर आपको दिया? पुलिस वहाँ जाकर उस काम को रोक रही। अगर पुलिस आज हमें ये आश्वासन न देती और न जाती तो आज हम उसे तोड़ देते जो निर्माण उन्होंने किया। और आगे भी हमारी बिल्कुल खुलेआम चेतावनी है, अगर वहाँ कोई काम होगा तो भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता उसे तोड़। समाजवादी पार्टी की तरफ से आज रुड़की विधायक के अवैध निर्माण का विरोध करने कोतवाली में पहुंचे थे, क्योंकि कई दिन से हम इसका विरोध कर रहे थे। ना तो SDM की तरफ से हमें आश्वासन मिल रहा था उसे रोक का, ना HRD की तरफ से। आखिरी में जब कहीं सारा नहीं मिला तो आज कोतवाली का घेराव करा गया। उसके बाद कोतवाल साहब के आश्वासन से आज वो अतिक्रमण रोक लगाई गई है, तो हम लोगों ने हटाया से हट गए। नहीं तो आज हमारी सीधी मंशा थी उस अवैध निर्माण को आगे खुद तोड़ने की, क्योंकि इस तरीके से विधायक के कई अवैध निर्माण रुड़की के अंदर बन चुके हैं। तो अगर आगे भी निर्माण किया गया इसी गलत तरीके से तो फिर आप लोगों का क्या रुख रहेगा? तो फिर हमें तोड़ना पड़ेगा वो निर्माण। आप खुद ही तोड़ेंगे? हाँ, फिर हम तोड़ेंगे, फिर कानून को हम अपने हाथ में लेंगे। ठीक। हरिद्वार के SMJN PG कॉलेज के छात्र छात्राओं ने 6 महीने की फीस माफी की मांग की है। इस मांग को लेकर NSUI के शहर महासचिव ज्ञाइक वर्मा के नेतृत्व में कई छात्र छात्राओं ने कॉलेज गेट के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान ज्ञाइक वर्मा ने कहा कि कोरोना के कारण पिछले लगभग 2 सालों से लोगों के काम धंधे पूरी तरीके से ठप पड़े हैं। आर्थिक तंगी के कारण कई छात्र छात्राओं के परिजन फीस जमा करने में असमर्थ हैं, लेकिन कॉलेज प्रबंधन ने जबरन फीस वसूलने का प्रयास किया है। नोटिस बोर्ड पर 20 तारीख तक फीस जमा करने का बोर्ड भी लगा दिया गया है। कॉलेज प्रबंधन के इस तुगलकी फरमान को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कॉलेज प्रबंधन को छात्र हित में 6 महीने की फीस माफ करनी ही पड़ेगी। धर्मेंद्र सहयोगी हरिद्वार से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। धर्मेंद्र, SMJN कॉलेज के छात्रों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा फीस माफी का जो मुद्दा वो लगातार गर्माता हुआ नजर आ रहा है, क्या कुछ अपडेट है इस मामले में? देखिए, हरिद्वार के SMJN डिग्री कॉलेज है और उसके जो छात्र छात्राएं हैं उन्होंने आज पिछले 6 महीने की फीस माफी की मांग को लेकर वहां पर गेट पर धरना प्रदर्शन किया है। और चूंकि स्कूल प्रबंधन ने एक नोटिस चस्पा किया है जिसमें 20 जून तक जो छात्र हैं उनसे फीस जमा करने की बात कही है, उसके बाद से ही इन जो छात्राएं हैं इनमें गुस्सा देखने को मिला है और NSUI के बैनर तले आज इन्होंने यहाँ पर गेट पर धरना प्रदर्शन किया है और मांग की है कि आप जो पिछले 6 महीने कोरोना काल चल रहा है और ऐसे में चाहे परिवार के इनके लोग हों या जो परिजन हो तो काम काज सभी ठप हैं। और इस समय बात करें तो उत्तराखंड में लॉकडाउन भी लगा हुआ है, कोरोना कर्फ्यू लगा हुआ है, तो ऐसे में रोजगार लोगों के ठप हैं, इनके पेरेंट्स के भी रोजगार ठप हैं। इनका यही कहना है कि घर चलाना भी उनके सामने मुश्किल बना हुआ है। ऐसे में जो स्कूल प्रबंधन है वो फीस जमा करने का दबाव बना रहा है, तो इसी के विरोध में आज NSUI के बैनर तले बड़ी संख्या में जो छात्र छात्राएं हैं उन्होंने पिछले 6 महीने की फीस माफी की मांग को लेकर SMJN के गेट पर धरना प्रदर्शन किया है। बिल्कुल, ऐसे में कॉलेज प्रबंधन का धर्मेंद्र इस पूरे मामले में क्या कुछ कहना, उनकी प्रतिक्रिया क्या आई है? देखिए, कॉलेज प्रबंधन का ये कहना है कि चूंकि स्कूल के भी अपने खर्चे हैं और पहले से कई तरह की जो एक्स्ट्रा फीस होती हैं, वार्षिक एनुअल फीस होती है या बिल्डिंग फीस होती है, तो राज्य सरकार ने इसमें शासनादेश जारी किया हुआ है और
काफी कम फीस इन लोगों से ली जा रही है, क्योंकि अपने जो खर्चे भी होते हैं उसके, तो कई तरह की जो उनकी भी मजबूरी है और स्कूल प्रबंधन भी अपनी मजबूरी बताकर, जो कि लंबे समय से 6 महीने बीत गए हैं और छात्रों ने फीस जमा नहीं की है, तो जो शासन आदेश सरकार ने जारी किया है उसी शासन आदेश के हिसाब से इनसे फीस मांगने की बात स्कूल प्रबंधन द्वारा कही जा रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर मांग उठ रही है कि 6 महीने की जो फीस है उसे माफ किया जाए। खबर रुड़की से, जहां की मंगलोर कोतवाली पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने चोरी की 1 दर्जन बाइक के साथ गिरोह के 5 सदस्यों को भी गिरफ्तार किया है। साथ ही 3 चोरों की पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। एसएसपी हरिद्वार के आदेश पर वाहन चोरों के खिलाफ पुलिस लगातार अभियान चला रही है। लंडोरा पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक बाइक चोर गिरोह हरिद्वार जिले के अलग अलग जगह से बाइक चोरी की घटनाओं को अंजाम देता था। लंडोरा पुलिस ने एरा कंपनी के खंडर में तब्दील हो चुके कमरे से चोरी के 8 बाइकों को बरामद किया है। पुलिस फिलहाल पकड़े गए चोरों से और भी पूछताछ करने में जुटी है। जो है वाहन चोरी का रोकथाम है, तो हमारा जिले भर का जो अभियान चल रहा है, इसमें हमें बहुत अच्छा सफलता मिली है। इसमें आज थाना कोतवाली मंगलूर चौकी लंडोरा में जो है 5 अभियुक्त को हमने गिरफ्तार किया है और उनसे जो है 12 मोटरसाइकिल बरामद हुई है और उसमें 5 मोटरसाइकिल हमारा जनपद में मोतबार से संबंधित है। बाकी 7 मोटरसाइकिल का हम हमें कनेक्ट करने का कार्रवाई हम कर रहे हैं और उसमें 3 अभियुक्त फरार है, उनका तलाशी का अभियान भी जारी है और इस टीम के लिए मैं 10,000 रुपये का इनाम भी घोषित कर रहा हूँ। इसका अतिरिक्त थाना जबराडा में भी गुड वर्क हुआ है। वाहन चोरी का रोकथाम है तो जो कार्रवाई किया जा रहा है उसमें एक व्यक्ति हयात का नाम का व्यक्ति को हमने गिरफ्तार किया है। उनसे 3 मोटरसाइकिल बरामद हुआ है। उसमें 1 मोटरसाइकिल जो है अभी फिलहाल 9 जून को जो है थाना जबराड़ा क्षेत्र से चोरी हुआ है। बाकी अवैध खनन का गढ़ कहे जाने वाले उधम सिंह नगर में खनन माफियाओं पर पुलिस की नकेल से खनन माफियाओं में खलबली मच गई है। अवैध खनन पर काशीपुर पुलिस ने कई बड़ी कार्रवाइयों को अंजाम दिया है, जहां पर अवैध खनन पर अंकुश लगाया गया है। साथ ही इलाकों के राजस्व में भी इजाफा किया है। जिन सड़कों पर दिन रात अवैध खनन की गाड़ियां दौड़ती हुई नजर आती थी, वो सड़कें अब वीरान होती हुई नजर आ रही हैं। थाना ITI में अब तक कई बड़ी कार्रवाई अवैध खनन के खिलाफ की गई। अगर बात जनवरी से अब तक की जाए तो ITI थाना अध्यक्ष विद्याधर जोशी के नेतृत्व में अब तक 123 वाहन सीज किए गए हैं। तो वहीं रुद्रपुर में भी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने हनी ट्रैप गैंग का खुलासा किया है, जो युवकों को जाल में फंसाकर उनसे पैसे ऐंठा करते थे। एक युवक की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि 2 युवतियां समेत 2 अन्य आरोपी अभी भी फरार है। पुलिस ने बताया कि फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे पूर्व भी गैंग शक्ति फार्म, काशीपुर और बहेड़ी के युवकों को जाल में फंसाकर पैसा ऐंठा जा चुका है। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 263 नए मामले सामने आए, तो वहीं 7 मरीजों की मौत हो गई। इसके अलावा 629 मरीजों को आज ठीक होने के बाद घर भेजा गया। रविवार को लगभग 31,000 से ज्यादा सैंपलों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई, तो वहीं अल्मोड़ा में 12, बागेश्वर में 8, चमोली में 11, चंपावत में 11, देहरादून में 67, हरिद्वार में 55, नैनीताल में 23, पौड़ी में 9, पिथौरागढ़ में 5, रुद्रप्रयाग में 5, टिहरी में 20, उधम सिंह नगर में 15 और उत्तरकाशी में 22 मामले सामने आए। प्रदेश में अब तक कोरोना के कुल मामलों की संख्या 3,36,879 हो चुकी है। इनमें से 3,19,559 लोग ठीक हो चुके हैं, तो वहीं सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 4,633 पहुंच गई है। राज्य में कोरोना के चलते अब तक कुल 6,935 लोगों की जान जा चुकी है। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन लगातार बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।